हेलो बच्चों, क्लास 10th के चैप्टर 3 की जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑलरेडी हम लोग 5 वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन ये चैप्टर जो है मैं सोच रही थी कि 5th वीडियो में हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा सा दिखने में लेंथी नहीं है, लेकिन उनको समझाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो ये आज हम करने वाले हैं कि ऑलरेडी हम लोग लो रिएक्टिविटी सीरीज और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन की बात कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि एक्सट्रैक्शन जो है, जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो हम सब जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। हमने पढ़ा था ना पिछली वीडियोस में कि कार्बन जो होगा ना वो रिड्यूस कर देगा किसको, जो जो मेटल है जिसका ऑक्साइड है उसके ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा और CO2 जो है वो लिबरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें टॉप रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स की, तो ये जो मेटल्स होंगे ना ये कार्बन से रिड्यूस नहीं होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो मेटल्स होंगे इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन को ये जाने ही नहीं देंगे एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं इसी बात को। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। क्यों होता है ऐसा? दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। वही ना बताया मैंने कि इनकी जो एफिनिटी है वो, इन मेटल्स की एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा है, जुड़ाव ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शन तो होगा, और रिडक्शन होगा मतलब उनकी जो मेटल ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है उसको निकाला जाएगा, लेकिन वो रिडक्शन कार्बन के थ्रू नहीं होगा, वो रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनकी बात करें तो दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। तो उनके जो क्लोराइड्स होंगे, ठीक है, उनको उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी। ठीक है, एंड देन जो है रिडक्शन की प्रोसेस होगी। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड। अब ये जो मेटल्स हैं ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज करने वाले होते हैं, और कैथोड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, तो इसीलिए वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। वेर एज क्लोरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज होगी इज लिबरेटेड एट एनोड। क्यों होगी नेगेटिवली चार्ज? सबसे पहले तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेनर होती है, इसीलिए Cl नेगेटिव होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो एनोड है उसके ऊपर क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएगी। और रिएक्शन कैसे हो जाएगी? रिएक्शन होगी हमारी कैथोड के ऊपर, कैसे हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एनोड के ऊपर क्या होगा? 2 क्लोरीन, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी ऑब्टेन होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा। किससे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम रिड्यूस करके एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये उसके बाद जैसे ही रिडक्शन हो जाता है इन मेटल्स का, वैसे उसके बाद हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है मेटल्स की। तो वो कैसे होती है? तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, रिड्यूस हो गया है, डिस्क्राइब्ड अबोव आर नॉट वेरी प्योर। ये पूरे के पूरे प्योर नहीं होते हैं, अभी इनकी इम्प्योरिटीज को दूर करना पड़ेगा। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग दिखाई गई है कैसे, ये देख लेते हैं हम। ये बीकर लिया गया है, बीकर के अंदर यहाँ पे है एनोड और यहाँ पे है कैथोड। एनोड किसको बनाया गया है? तो देखिए, एनोड बनाया गया है, एनोड इज इम्प्योर कॉपर। ठीक है, वो कॉपर जिसके अंदर की इम्प्योरिटीज हैं उसको हमने एनोड बना लिया है। और कैथोड जो है वो एक बिल्कुल थिन स्ट्रिप लेंगे, बिल्कुल थिन स्ट्रिप कॉपर जो प्योर कॉपर है उसकी, और यहाँ पे सोल्यूशन लिया जाएगा। सोल्यूशन किसका होगा? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ये अरेंजमेंट करने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से गुजरेगी तो ये जो कॉपर है, यहाँ का एनोड का जो कॉपर है, जो हमने जो लिया था ना यहाँ पे कॉपर सल्फेट का तो सोल्यूशन था, ठीक है, और एनोड हमने
एनोड के ऊपर क्या लिया था, इम्प्योर कॉपर लिया था। तो इम्प्योर कॉपर जो है उसमें से प्योर कॉपर निकल के यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दिख रहा है ना आपको, ये कॉपर ऐसे जाते हुए, और जो गंदगी है, जो कॉपर, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी एनोड मड की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है जी। देन उसके बाद द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर, ये हम देख चुके हैं। तो इसके लिए रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम पढ़ लेते हैं रिफाइनिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मैनी मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स, जैसे कि जिंक है, कॉपर है, टिन है, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनको रिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल को क्या बना देंगे, इज मेड द एनोड, एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल को बना देंगे कैथोड। अ सोल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट, वो जो मेटल आपको करना है ना, क्या बोलते हैं, जो मेटल की आपको प्योरली एक्सट्रैक्ट करना है, उसी मेटल को हम लोगों ने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ जी, तो सोल्यूशन उसी के साल्ट का सोल्यूशन लेना है, उसी मेटल के साल्ट का सोल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पे कॉपर की बात हो रही थी, तो इसलिए हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था। ठीक है, यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। द apparatus इज सेटअप, जैसे हमने यहाँ दिखाया, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, एनोड से कहाँ जाएंगे, कैथोड पे, dissolves into electrolyte an equivalent amount of pure metal atom from the electrolyte is deposited at, कहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर, जो थिन स्ट्रिप हमने ली थी ना, उसी के ऊपर डिपोजिट हो जाएगा प्योर। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज जो हैं, जो घुली हुई हैं, वो तो सोल्यूशन में रहेंगी, लेकिन जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी बॉटम में, एनोड के जस्ट नीचे, और इसीलिए इसको एनोड मड कहेंगे उन इम्प्योरिटीज को। ठीक है, तो जी अगला टॉपिक है कोरिजन। कोरिजन, ठीक है, तो कोरिजन जैसे हमने देखा है कि जो सिल्वर आर्टिकल्स, यानी जो चांदी की, जो आप वेसल्स लगा लो, या चांदी की पाइजेब होती है, चांदी की जो ज्वेलरी होती है, वो कुछ टाइम के जब लेके आते हैं ना सुनार से, तो बड़ी ही चमकती है, और कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। रखी रखी भी अगर आप उसको ओपन में रखोगे ना, तो भी वो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, एयर से एक्सपोजर मिलते ही। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो देखो सिल्वर ऐसे है ना, तो ऐसे याद रखेंगे, एस, एस से ही रिएक्ट करेगा, यानी किससे रिएक्ट करेगा, सल्फर से। ओके, सल्फर से जो है रिएक्ट करेगा, और जो है वो सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, और उसकी कोटिंग जो है ब्लैक कलर की उस पर डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला देखा हमने कोरिजन का फॉर्म। दूसरा देख लेते हैं, कॉपर। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बहुत इजी है याद रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सिल्वर किससे कर रहा है, एस से सिल्वर, एस से सल्फर, सी से कॉपर, सी से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 जो कि प्रेजेंट है एयर में। ठीक है, एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट, है ना, ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल चमकता है, उसके बाद वो ग्रीन ग्रीन सी कोटिंग आ जाती है। तो वो किसकी वजह से आती है, वो कोरिजन की वजह से आती है। कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाती है। दिस ग्रीन सरफेस, ये ग्रीन सरफेस क्या कहलाएगा, तो जी दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, तो CO2 के साथ कंबाइन करेगा ना कॉपर, तो कॉपर कार्बोनेट। क्लियर। अगला है आयरन। आयरन का तो हम सबको पता है, आयरन में जंग लगता है। तो आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जी एयर और वाटर दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए। ठीक है, अकेली एयर रहे वाटर ना रहे तो भी जंग नहीं लगेगा, अकेला वाटर रहे एयर ना लगे रहे। अदरवाइज तो देखिए ऐसा तो H2O तो इटसेल्फ जो है, जो एयर होती है वो तो इटसेल्फ मॉइस्ट है। मॉइस्ट मतलब हवा के अंदर ह्यूमिडिटी तो होती है। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम acquires a coating of a brown flaky substance called rust। जो ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाता है आयरन के ऊपर, उसी को बोलेंगे रस्ट यानी जंग। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर विच आयरन रस्ट। जी यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, तो वो हम एक्टिविटी से समझ लेते हैं। तो एक्टिविटी में हमें बोला गया है कि आप लोग क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। ठीक है, एंड प्लेस क्लीन आयरन, और क्या करेंगे, आयरन के लिए चोभे डाल देंगे, 3 कील डाल देंगे, तीनों में, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। ठीक है,
लेबल दीज, इनको मार्क कर दीजिए A, B and C, ठीक है। उसके बाद pour some water in test tube A and cork it, इसके अंदर क्या डाल दिया भाई, पानी डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया ना ये ब्लू कलर का, और इसको बंद कर दिया, ठीक है। फिर अगले में क्या डाला, पावर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। एड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट, यहाँ पे ये लेयर देख रहे हो आप, ये किसकी लेयर है, ऑयल की, तो इसके ऊपर ऑयल जो है आ गया है, जैसे ही आप ऑयल डालेंगे इसके ऊपर ऑयल जो है डिपॉजिट हो जाएगा, इस डिस्टिल्ड वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेगा ऑयल, ठीक है। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने किया, एयर जो है ना, एयर से संपर्क हटाना चाहते हैं हम, और ये दिखाना चाहते हैं कि क्या एयर की एब्सेंस में भी यहाँ पे रस्टिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऑयल का यहाँ पे यूज किया है। तो ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजोल्विंग इन द वाटर, ठीक है। पुट सम एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है जो सूखा हो, जिसमें वाटर ना हो, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया है, ये क्या है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस यानी ये ड्राइंग एजेंट है, ठीक है, इनमें वाटर नहीं है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं ये, ठीक है। देन उसके बाद एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ठीक है, इफ एनी फ्रॉम द, अगर एयर में मॉइस्चर है तो ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसको यहाँ पे इसीलिए रखा गया, यही एक पर्पस है, ताकि मॉइस्चर को ये सोख ले। अब इनको कुछ दिनों के लिए रहने दो ऐसे ही, और कुछ टाइम के बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस आप नोट करेंगे। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे एयर वाटर दोनों हो तो डेफिनेटली इसमें जंग लगेगा, इसमें ओनली वाटर है, एयर से कनेक्शन कट कर दिया गया तो इसमें जंग, बी वाली में जंग नहीं लगेगा। सी वाली में देखिए, सी वाली में ड्राई एयर है खाली, क्योंकि जो मॉइस्चर था ना उसको तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसके अंदर भी जंग नहीं लगेगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए वाटर का और एयर का, दोनों का ही होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही जंग लगेगा, तो इसने यही बात को बता दिया है अभी। तो इसने बोला कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए, इसमें रस्टिंग होगी डेफिनेटली, बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी, इसमें और इसमें रस्टिंग नहीं होगी। टेस्ट ट्यूब ए में क्यों हुई, द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बी द नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर एंड नो एयर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब सी आर एक्सपोज टू ड्राई एयर एंड नो वाटर। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल्स रस्ट, तो आयरन आर्टिकल रस्ट करते हैं, कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसकी रीच होनी चाहिए उस आयरन तक, और एयर की भी होनी चाहिए, उनमें से एक भी चीज नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगी। ओके, सो जी आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, देखिए कोरिजन होना अच्छी बात नहीं है ना, हमारा मेटल जो है, जो हम इतनी मुश्किल से एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं, उसके आर्टिकल्स बनते हैं और फिर उसमें रस्टिंग हो जाती है या कोरिजन हो जाता है, तो डेफिनेटली नुकसान तो होता ही है। तो इसीलिए इनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें कोरिजन से बचाना होता है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग से, पेंट कर देंगे, हवा के साथ संपर्क टूट जाएगा, ऑयलिंग से, ठीक है, ग्रीजिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग से, एनोडाइजिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जिसपे कि ऑक्साइड की एक परत चढ़ा दी, उस मेटल ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाएगी, और मेकिंग एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का या मेटल नॉन मेटल्स का, ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। बिल्कुल, देखिए एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात की थी ना हमने, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिंक की, ठीक है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, टूट जाए ना कहीं कहीं से वो कोटिंग, तो भी गैल्वेनाइज्ड जो आर्टिकल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा रस्टिंग से, ठीक है भाई। आपको इसका रीजन अगर आपको पता है तो बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं डिस्कस करती हूँ इसको। अगला देख लेते हैं, एलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड, अभी बताया मैंने कि एलोय क्या होता है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल मेटल्स का या फिर मेटल नॉन मेटल्स का, ठीक है। और एग्जाम्पल भी बता दिया, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, क्या, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। देन उसके बाद
Alloying is a very good method of improving the properties of metals. We can get the desired properties by this method. For example, iron is most widely used metal, but it is never used in its pure state. This is because pure iron is very soft. ठीक है, प्योर आयरन कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट, एंड स्ट्रेचेज इजीली व्हेन हॉट, और जब जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो खींचना शुरू कर देता है। लेकिन अगर को इसको मिक्स किया जाए, बट इफ इट इज मिक्स्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, कितना कार्बन मिलाया जाए लोहे में, about 0.05%, it becomes hard and strong. When iron is mixed with nickel, आयरन को अगर निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करके एलॉय बनाया जाए तो हम वी गेट स्टेनलेस स्टील। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो कि हार्ड भी होता है और रस्टिंग भी नहीं आती है और दिखने में भी सुंदर होता है। ठीक है, दस इफ आयरन इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंस, इट्स प्रॉपर्टी चेंजेस डेफिनेटली। एलॉय की जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेटल्स हैं उनसे डिफरेंट होंगी, यानी स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज आयरन, क्रोमियम और निकल से अलग होंगी। ठीक है, okay, then in fact the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substances. The substance added may be a metal or a non-metal. अभी बताया मैंने कि alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. It is prepared by first, पहले melting की जाएगी, melting the primary metal जिसका जैसे आयरन है, निकिल है, क्रोमियम है, इनका क्या करेंगे, इनको पहले मेल्ट कर लेंगे, एंड देन डिजोल्विंग द अदर्स एलिमेंट इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इट इज, फिर उसको ठंडा करने देंगे रूम टेम्परेचर पर रख के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ओके, देन उसके बाद प्योर गोल्ड की बात कर लेते हैं। जैसे जो प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है, ऐसे ही प्योर गोल्ड जिसको कि हम बोल सकते हैं 24 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट। इट इज देयर फॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, तो ज्वेलरी तुड़ मुड़ जाएगी ना आराम से, तो इसलिए ज्वेलरी नहीं बन सकती उसकी। सो इट इज एलॉयड, इसके अंदर यानी कुछ मिलाया जाता है, दूसरा धातु, दूसरा मेटल, एलॉयड विद ईदर सिल्वर मिला दो या फिर कॉपर मिला दो, एंड मेक इट हार्ड। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट यानी 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ठीक है, इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज एलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ या तो कॉपर या फिर सिल्वर। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए, अमलगम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय अमलगम। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे क्या, कि इफ वन मेटल इज मरकरी, Hg आ गया है ना, Hg के साथ आप कोई भी जो Hg को लेके आप कोई भी एलॉय बनाओगे तो वो अमलगम कहलाएगा। ठीक है, सो इफ वन मेटल इज मरकरी देन द एलॉय इज नोन एज अमलगम। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है इसने, ये कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं हमें कि जो कहा गया, हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ना और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा एक एलॉय का, वो जो उसके कंपोनेंट है ना, जो मेटल्स हैं, जो उसके प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स हैं, उनसे कम होगा, दोनों ही इलेक्ट्रिकली कंडक्ट। यानी अगर स्टेनलेस स्टील और आयरन दोनों में से पूछ लिया जाए कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो आयरन होगा, क्योंकि ये प्योर मेटल है और ये जो है ये एलॉय है, तो एलॉयज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करवाते एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। और ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट जो है ना आयरन का ज़्यादा होगा और स्टेनलेस स्टील का कम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल ब्रास यानी पीतल। ब्रास क्या है, ब्रास है एक एलॉय। एलॉय है वो किस किस का, कॉपर का और जिंक का। तो कॉपर और जिंक के एलॉय को, कॉपर प्लस जिंक, इन दोनों के एलॉय को बोलेंगे ब्रास यानी पीतल। ठीक है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। और जो ब्रोंज होता है ना, कांसा, जो ब्रोंज होता है, एक सेकेंड, हाँ, ये एलॉय होता है कॉपर और टिन का। ठीक है, कॉपर और टिन का, क्लियर है। आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो ब्रास और ब्रोंज है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। क्यों, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या, कि एलॉयज जो होते हैं वो अपने प्योर मेटल से कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। क्लियर। सो वेर इज कॉपर जो होता है ना, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसके जो एलॉयज हैं वो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स हैं। ठीक है जी, ओके। देन उसके बाद मूविंग ऑन टू
सोल्डर, सोल्डरिंग होती है ना, ये भी एक एलॉय होता है, किसका, लेड का और टिन का, सोल्डरिंग। सो हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। वेल्डिंग पर्पसेस में सोल्डरिंग का यूज होता है। जो सोल्डर है वो किस किस का, वो लेड और टिन का एलॉय है, और उसका डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट जो है, यानी थोड़ी सी हीट में वो पिघल जाएगा और वेल्डिंग के काम आता है। ठीक है, जोड़ देता है दो मेटल्स को आपस में। ओके, तो उसके बाद थोड़ा हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। आप मेहरौली में जाएंगे तो आपको ये आयरन पिलर मिलेगा दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो आयरन पिलर है ये आज तक, देखो कितने साल पहले का बना हुआ है, लेकिन आज तक इस पर रस्टिंग नहीं हुई है। इसका मतलब जो हमारी एंशियंट जो हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि उस वक्त भी लोगों को एलॉय मेकिंग आता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे द वंडर ऑफ एंशियंट इंडिया मेटलर्जी। ठीक है, आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली was built more than 1600 years ago. गुप्ता पीरियड में बनी थी by the iron workers of India. They had developed a process which जिसने prevent किया, which prevented iron from rusting. For its quality to rust substances, it has been examined by scientists from all over the world. The iron pillar is 8 meters high and weighs 8 ton. तो क्या बताया जा रहा है कि इसका जो है ना, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इनको इसको देखा है। ठीक है, और ये जाना है कि क्यों ये जो आयरन का जिसका ये बना हुआ है आयरन पिलर, ये अभी तक रस्टिंग क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जो एंशियंट जो राजा महाराजा थे या उनके यहाँ पे जो काम करने वाले आयरन वर्कर्स थे वो मेटलर्जी में एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो फिनिश हो जाता है। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हों और आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहें। थैंक यू।